आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। भाई सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को, समस्त देशवासियों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यह छात्र संगठन वास्तविकता में एक ऐसा संगठन है जिसने समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी हर क्षेत्र में इसकी सहभागिता रही है। तो आज मैं कुछ आपको इतिहास के बारे में बताऊंगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, कि कहां कहां आप देखेंगे कितनी महत्वपूर्ण यह संगठन रहा है, इसका इतिहास कितना हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण रहा है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र राजनीति का एक अहम अंग है जो अक्सर चर्चा में रहता है। भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की स्थापना 1925 में हुई थी। विजयदशमी के दिन भारत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और संघ अपने विस्तार में जुटा हुआ था। संघ का विस्तार भी हुआ और देश को आजादी भी मिली। 1947 में आजादी के बाद जम्मू कश्मीर नया नया भारत में शामिल हुआ था। संघ ने वहां भी अपनी बैठ बनाने की शुरुआत की, परंतु और यह जिम्मेदारी उन्होंने एक संघ ने एक 22 वर्ष के एक नौजवान को दी जिसका नाम था बलराज मधोक। जम्मू से आने वाला यह लड़का जिसे साल 1942 में ही जम्मू कश्मीर का प्रचारक बना दिया। उसने घाटी में संघ का विस्तार करना शुरू किया। बंटवारे के बाद पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र भारत के जम्मू में आ रहे लोगों को संघ ज्वाइन करवाने की जिम्मेदारी बलराज मधोक की ही थी। संघ के काम के साथ ही बलराज मधोक ने एक और कार्य भी शुरू किया, और वो था कि भारत में कश्मीर को पूरी तरह से विलय करने का, और इसके लिए आंदोलन करना। इसके लिए बलराज ने नवंबर 1947 में प्रजा परिषद पार्टी बनाई थी। लेकिन जब शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच कश्मीर पर समझौता हो गया, धारा 370 लागू कर दी गई, तो शेख अब्दुल्ला ने बलराज मधोक को जम्मू कश्मीर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मधोक 1948 में दिल्ली आ गए और उस पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाने लगे जो पाकिस्तान से आए पश्चिम पंजाब से जो शरणार्थी आते थे उनकी पढ़ाई के लिए बनाया गया था। हालांकि कुछ ही दिनों बाद बलराज मधोक दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े दयानंद एरोदिक वैदिक कॉलेज यानी DAV में उन्होंने इतिहास पढ़ाना प्रारंभ किया। तब तक नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था। बड़े बड़े नेताओं को भूमिगत होना पड़ा था। तब संघ ने तय किया कि छात्रों के जरिए संघ की विचारधारा को हम आगे बढ़ाएंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन जब तक यह अमल में लाया गया तब तक संघ पे से प्रतिबंध हटा दिया गया। लेकिन रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। तब शिक्षण संस्थानों में
वामपंथ का दबदबा हुआ करता था। इसको काउंटर करने के लिए बलराज मधोक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देश पर एक छात्र संगठन का गठन किया और नाम दिया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP। 9 जुलाई 1949 को आधिकारिक तौर पर इस संगठन का पंजीकरण हुआ और संगठन के जो ध्येय वाक्य महत्वपूर्ण 3 थे वो ज्ञान, शील और एकता। लेकिन फिर संगठन कुछ दिन के लिए नेपथ्य में चला गया। चूंकि संघ पर से प्रतिबंध हट गया, लेकिन 1950 के शुरुआती दशक में संघ ने अपने इस नए संगठन का विस्तार करने का मसौदा पूरी तरीके से तैयार कर लिया। तय हुआ कि एक सालाना कन्वेंशन के जरिए ABVP को संगठन के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए संघ के कार्यकर्ता रहे यशवंत राव केलकर को जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब केलकर अब की मुंबई और जब के बॉम्बे में उन्होंने पहली यूनिट बनाई और यशवंत राव केलकर को ABVP का ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विस्तार का काम। अब महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश और बिहार में भी ABVP की यूनिट खुली, जिसमें दत्ता आदि महान प्रचारकों ने काफी जान डालने का कार्य किया। ABVP लगातार बढ़ने लगा। साल 1961 में गोवा मुक्ति का जो आंदोलन अपने चरम पर था, ABVP के लोग भी उसमें शामिल थे। चीन के युद्ध में भी, युद्ध के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लोगों के बीच रहा और अपनी इतनी पैठ बनाई, सराहनीय कार्य उस आंदोलन में किए, सराहनीय योगदान दिया कि 1970 में हुए छात्र संघ के चुनाव में ABVP पहली बार मैदान में उतरा और शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई और जीत के साथ ही ABVP का दायरा और बढ़ता चला गया। जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे चिमनभाई पटेल के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तो ABVP को नई दिशा मिल गई। ABVP ने गुजरात के छात्रों के आंदोलन को लीड किया, जिसने बाद में चलकर एक बहुत बड़ा रूप इख्तियार कर लिया। इतना बड़ा वह आंदोलन हो गया था कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। यह ABVP की सबसे बड़ी सफलता थी। इसके बाद इस संगठन ने बिहार में उसी तरह के आंदोलन को दोहराने की कोशिश की, अपनी सफलता को दोहराने की कोशिश की। बिहार में भी छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन हिंसक हुआ। 18 मार्च 1974 को आंदोलन के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हो गई और तब छात्रों ने जयप्रकाश नारायण जी के समक्ष जाकर उनका नेतृत्व करने के लिए उन्हें मनाना शुरू किया, रिक्वेस्ट की। वो मान गए और फिर पूरे देश के छात्र जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। लेकिन
इन आंदोलनों ने एबीवीपी को एक नई ताकत दी, एक नई पहचान बना दी। इसके बावजूद एबीवीपी ने खुद को छात्र संघ चुनाव से अलग कर लिया था। 1978 में हुए छात्र संघ चुनाव से एबीवीपी का कोई भी छात्र प्रत्याशी के रूप में मैदान में नहीं उतरा। जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब था जनसंघ। जनसंघ ने तब भारतीय जनता पार्टी के एक नए मोर्चे का गठन किया जिसका नाम है भारतीय जनता युवा मोर्चा। कलराज मिश्र इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 5 साल तक भारतीय राजनीति से दूर रहा और उसकी जगह पर भारतीय जनता युवा मोर्चा काम करता रहा। यहां दो बात आ गई सामने। एबीवीपी की महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता युवा मोर्चा के गठन को लेकर भी है। यदि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ता तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का गठन नहीं होता। तो युवा मोर्चा के गठन में भी एक महत्वपूर्ण योगदान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है। तो मैं अभी तक जो सारी चीजें बता चुका हूं उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और निर्णायक योगदान भी रहा है। राष्ट्रपति शासन तक गुजरात में उन्होंने लगवा दिया। अब मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा। इस बीच जब युवा मोर्चा का गठन हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाता रहा, लेकिन 1982 में संगठन दोबारा से चुनावी राजनीति में उतरा और तब तक इसकी ताकत बढ़ गई थी। आपातकाल से पहले तक जिस एबीवीपी के पास देश भर के 790 कैंपस के 1,70,000 छात्र थे, सदस्य थे, वो आपातकाल इमरजेंसी के बाद बढ़कर 2.5 लाख हो गए। जब राम मंदिर शुरू हुआ तो इसके पक्ष में मोमेंटम बनाने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अहम भूमिका निभाई। बोफोर्स के मुद्दे पर जब बीपी सिंह जब जनसभाओं में राजीव गांधी को घेर रहे थे, ये संगठन छात्रों के बीच इस मुद्दे को लेकर गया था। जब बीपी सिंह ने मंगल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके खिलाफ सड़क पर उतर गया। हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कुछ लोग इस बात को खारिज करते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरक्षण का वो समर्थन करता था। तो ये कंट्रोवर्सी है, ये क्लियर मैं नहीं कह सकता। दो पक्षों के दो विषयों में अब इसमें क्या सही है आई डोंट नो, लेकिन मैंने दोनों विषय के बारे में जानकारी ली। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर एबीवीपी ने उस पर भी स्टैंड लिया। जब बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी ने श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने की बात कही, प्रण लिया, तो इस आंदोलन में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। देश की राजनीति के अहम पहलुओं पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी की राय एक सी ही रही और यही वजह है कि बीजेपी जब सत्ता में आई, अखिल भारतीय परिषद और विद्यार्थी परिषद का वर्चस्व और भी बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 2004 में कार्यकाल जब
समाप्त हुआ तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास करीब 11 लाख सदस्य थे। 13 साल के बाद 2017 में इस संगठन ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि उसके सदस्यों की संख्या 32 लाख हो गई है, जिसमें 9 लाख सदस्य अकेले साल 2014 में जुड़े हैं। हालांकि ये संगठन स्वयं को बीजेपी का नहीं, राष्ट्र स्वयंसेवक का संगठन मान्यता है, लेकिन संघ और बीजेपी में के बीच में क्या रिश्ता है ये मैं आपको कल ही बता चुका हूं। संघ और बीजेपी मां बेटे का संबंध है, इसमें मुझे बताने की शायद कोई आवश्यकता है नहीं। इसके विषय को गहराई से मैंने आपको कल बताया था। जिन विषयों पर चर्चा ये चल रहा है, सारा कंट्रोवर्सी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में नाराजगी की, तो छोड़िए, बहुत बड़े फासले की बात कही जा रही है, दूरियां बहुत बढ़ चुकी है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। फिलहाल तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खुद को विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बताता है। तो भाइयों, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सफर है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि निसंदेह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे बड़ा छात्र संगठन है विश्व का, और भारतीय राजनीति में उसकी अहम भूमिका है। इस संगठन ने समय समय पर ऐसे ऐसे कार्यों को अंजाम दिया है। यदि ये मैंने आपको बहुत कम चीजें बताई हैं, केरल में जब बाढ़ का समय आया था, बाढ़ आई थी उस समय, तो इन्होंने फौजियों की तरह जाकर वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई, और ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों पर ये गए जहां पर जाना केवल फौजियों के ही, मतलब फौजी ही जा सकते थे। तो कहने का अर्थ है ये एक बहुत प्रशिक्षित भी थे, इनको प्रशिक्षण भी दिया जाता था कि देश की समस्याओं का सामना करने के लिए, कि आज हमारी जो आवश्यकताएं हैं, आपने अभी देखा कुछ वर्ष पूर्व केरल में सब भाग गए पीछे, अब केवल आरएसएस खड़ा रहा जवानों के साथ। तो कहने का मतलब है आरएसएस के योगदान को इस भारतीय राजनीति में, भारत के देश के निर्माण में भुलाया नहीं जा सकता। उसी के अनुसार ये सबसे बड़ा हिंदू संगठन है जो 50 से अधिक क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, और जिसके पास सबसे अधिक, मतलब संगठन में सदस्य हैं पूरे विश्व के अंदर। इतना बड़ा कोई संगठन नहीं है। कहने को गैर राजनीतिक है, परंतु राजनीति, भाजपा की राजनीति, संघ की राजनीति, मतलब संघ की छत्र छाया में ही होती है। संघ ही हीरे पैदा करके देता है अपने अंदर से। संघ एक, कह लीजिए कि हमारी वॉशिंग मशीन कहते हैं, उसको डाल दें तो वॉशिंग मशीन से धुलकर बाहर निखर के आ जाता है। ऐसे संघ व्यक्तित्व को निखार देता है, शक्ति और ऊर्जा से भर देता है। देशभक्ति की प्रचंड ज्वाला प्रत्येक सदस्य के भीतर भरने का काम संघ करता है। मोहन भागवत जी से किसी ने पूछा कि यदि मैं आरएसएस ज्वाइन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मोहन भागवत जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मिलना तो बहुत दूर की बात है, जो तेरे पास है वो भी चला जाएगा। यानी कि पूर्ण समर्पण देश सेवा के लिए, देश हितों के लिए अपना कुछ है ही नहीं। त्याग, तपस्या। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम। पुनः आप सभी को आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं।